तो आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े? पार्ट में हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे हैं और पदार्थ क्या है, पदार्थ किसको कहते हैं और इसका क्या गुण है, ये दो चीज हम लोग पार्ट 1 में कवर किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और पार्ट 2 जो है इसमें आपका जो है वो पदार्थ की अवस्था को डिस्कस किया गया। पदार्थ की अवस्था को क्या किया गया? डिस्कस किया गया। यानी पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो हम लोग कल इस सब सारा चीज हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वाष्पीकरण क्या है। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लास 9 का अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है उसके हिसाब से आज हम लोग देखने वाले हैं कि वाष्पीकरण क्या है। यानी वाष्पीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं वेपोराइजेशन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण किसको कहेंगे? जब कोई भी द्रव जैसे मान के चलिए कोई द्रव है यानी लिक्विड है, जब इस द्रव को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। इस द्रव को क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जब द्रव को हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे वेपोराइज हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? ये वेपोराइज हो जाता है। वेपोराइज होने के बाद ये हल्का होता है और हल्का होने से ये ऊपर की ओर उड़ने लगता है, यानी ये वाष्प में बदल जाता है। तो इसी को हम कहेंगे कि वाष्पीकरण हो रहा है। यानी वाष्पीकरण क्या है? तो द्रव का गैस में बदलना ही क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। कोई भी लिक्विड मैटर रहेगा और जब उसको हम हीट देंगे तो क्या होगा कि वो गैस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास जल है। क्या है हम लोग के पास? जल को यदि हम हीट करें यानी गर्म करें, जल को क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो जब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाएगा तो ये जल जो है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे कि वाष्पीकरण हो रहा है, क्योंकि जल को गर्म करेंगे गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण क्या है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। किसी भी द्रव को जब हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद यदि वो गैस अवस्था में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण को नेक्स्ट क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक मतलब वाष्पीकरण को कौन कौन सा कारक जो है वो प्रभावित करता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक हैं। मुख्य रूप से कितने कारक हैं? 4 कारक। पहला क्या है? पहला है सतह क्षेत्र। पहला आपका क्या है? सतह क्षेत्र। फर्स्ट है आपका सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र। सेकेंड है आपका तापमान। तापमान में सेकेंड क्या है आपका? तापमान। थर्ड में आपका क्या है? आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका वायु की गति। वायु की गति। मतलब वाष्पीकरण को ये मुख्य रूप से ये 4 कारक जो है वो क्या करेगा? प्रभावित करेगा। वो कैसे करेगा ये डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो देखिए वाष्पीकरण क्या था हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी लिक्विड फॉर्म को यदि हम
गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद यदि वह गैस में बदल जाता है तो वो आपका वाष्पीकरण कहलाता है। वो तो बात सही है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा। क्या होने से वाष्पीकरण घटेगा, क्या होने से वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो ये 4 चीजें हैं। पहला क्या है, सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया। किसी का भी सरफेस एरिया यदि बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने से, सतह क्षेत्र क्या होने से, बढ़ने से क्या होगा, सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी वेपोराइजेशन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सतह क्षेत्र यदि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यानी घट जाएगा। सतह क्षेत्र घटने से मतलब कम हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण भी घट जाएगा। यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। कब, व्हेन द सरफेस एरिया जब डिक्रीज करेगा, जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वेपोराइजेशन रेट भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब एक दूसरे के ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे के ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सतह क्षेत्र यदि बढ़ता है तो वाष्पीकरण क्यों बढ़ता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ हम आपको लेके समझाते हैं। मान के चलिए कि हम लोग के पास एक गिलास जो है वो गर्म पानी है। एक गिलास क्या है, गर्म पानी। एक गिलास क्या है आपके पास, गर्म पानी। ठीक है। उस गिलास का साइज जो है कुछ इस प्रकार का है। उस गिलास का साइज जो है वो क्या है, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। इसमें पूरा गर्म पानी को रखा गया है। ठीक है। एक दूसरा कोई बर्तन है, एक क्या है, कोई दूसरा बर्तन है जिसका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा है। सरफेस एरिया इसका क्या है, ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया हम लिखते हैं कम। सरफेस एरिया जो है इसका क्या है, कम है। इसका सरफेस एरिया यानी इसको हम कह सकते हैं लेस सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया कम है। इसमें क्या है, मोर सरफेस एरिया। इसका सतह क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या इसका, ज्यादा है। इस पानी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल दे रहे हैं। इस पानी को हम क्या किए, जिसका सतह क्षेत्र ज्यादा है, जिसका सतह क्षेत्र ज्यादा है, उसमें इस पानी को, उतना ही गर्म पानी को, सेम इसी पानी को इस सतह क्षेत्र वाले में जब हम डाल देते हैं तो हो रहा है क्या, जब इसमें ये रहेगा, या फिर ऐसा कीजिए इसमें भी आप इसी गर्म पानी को डाल दीजिए। सेम पानी को आप पहले गर्म कर लीजिए, पानी को इसमें डाल दीजिए। जितना क्वांटिटी में इसमें डाल रहे हैं उतना ही सेम क्वांटिटी यानी मात्रा में इसमें भी डाल दीजिए। और दोनों पानी को अब 10 मिनट तक इंतजार कीजिए। पानी को डाल देने के बाद कितना मिनट तक वेट करना है, अप टू 10 मिनट तक वेट कीजिए। और देखिए कि जिसका सतह क्षेत्र कम है, ये पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पानी जो है आपका धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। क्यों हो रहा है धीरे धीरे ठंडा, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण जो है वो क्या होगा, क्योंकि सतह क्षेत्र कम है तो वाष्पीकरण घट जाएगा। वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा। जिसका सतह क्षेत्र ज्यादा है ये जल्दी ठंडा होगा। ये क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। क्यों जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इसका सतह क्षेत्र ज्यादा है। इसका सतह क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। जब इसका सतह क्षेत्र ज्यादा है, ये वायुमंडल के में
हवा के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा। ये वायुमंडल में वायु यानी हवा के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा और जिसके कारण ये ठंडा हवा इसमें ज्यादा इसके कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण इस गर्म पानी को जल्दी ठंडा कर देगा। और जिसका सतह क्षेत्र कम है इसमें कम मात्रा में ठंडा हवा जो है वो कांटेक्ट में आएगा और ये क्या होगा, इसमें धीरे धीरे ठंडा होगा। मतलब ये आप जान सकते हैं कि सतह क्षेत्र कम हो गया तो ये ठंडा क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठंडा क्या हो रहा है इसमें, धीरे धीरे हो रहा है। यानी वाष्पीकरण क्या हो गया, घट गया। वाष्पीकरण क्या हुआ, वाष्पीकरण इसमें घट गया और वाष्पीकरण जो है इसमें बढ़ गया। वाष्पीकरण इसमें बढ़ गया। इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या कि किसी का भी सतह क्षेत्र यदि बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ेगा। सतह क्षेत्र घट जाने से वाष्पीकरण भी घट जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से जब हम कोई भी चीज को, ठंडा पानी को एक बोतल में यदि हम रख दें, ठंडा पानी को क्या करें, एक बोतल में रख दें और दूसरे ठंडा पानी को एक और बड़ा बोतल में रख दें, तो इसमें यदि हम ये देखेंगे कि कौन सा पानी है वो जल्दी गर्म हो रहा है, तो जो पानी आपका बड़ा बोतल में है वो पानी जो है वो आपका जल्दी गर्म होगा। वो पानी क्या होगा, आपका जल्दी गर्म होगा। जो छोटा बोतल में है वो पानी आपका लेट से गर्म होगा। क्या होगा, ये आपका लेट से गर्म होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का सतह क्षेत्र अलग है। दोनों का सतह क्षेत्र क्या है, अलग है, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट जो हम लोग को देखना है वो देखना है कि तापमान बढ़ने से जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देन क्या होगा कि वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। अगला अब क्या क्या है, तापमान। तापमान पर ही सारा खेला है वाष्पीकरण का, तापमान पर। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, जब तापमान क्या हो जाए, बढ़ जाए, तापमान जब बढ़ जाए यानी टेम्परेचर जब इसका इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाएगा और तापमान यदि घट जाए तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, घट जाएगा। यदि टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी वेपोराइजेशन जो भी है वो भी क्या होगा, ये भी डाउन चला जाएगा। वेपोराइजेशन जो है वो भी क्या होगा, डाउन चला जाएगा। ठीक है, ये भी क्या चला जाएगा, डाउन। वेपोराइजेशन भी हो जाएगा डिक्रीज। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन वेपोराइजेशन also be increase. When temperature decrease then vaporization also be decrease. मतलब हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाएगा और तापमान घटने से वाष्पीकरण घट जाएगा। इसको भी चलिए कुछ हम एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास 2 ठो कंटेनर है। 2 ठो मेरे पास क्या है, कंटेनर। ठीक है, दोनों कंटेनर का साइज जो है, दोनों कंटेनर का साइज जो है वो मान लीजिए सेम है। सेम बोले तो एक जैसा। दोनों कंटेनर का साइज जो है वो क्या है, एक जैसा। एक जैसा मतलब सेम है। ठीक है, दोनों में हम लोग क्या किए हैं, दोनों कंटेनर में हम लोग वाटर को स्टोर करेंगे। दोनों कंटेनर में क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करेंगे।
मान लीजिए ये कंटेनर ए है, ये क्या है, ये मान लीजिए कंटेनर ए है और ये मान लीजिए कंटेनर बी है। जो कंटेनर ए है, जो आपका कंटेनर क्या है, ए है, इसमें जो पानी डाला गया है, इसमें जो वाटर डाला गया है कंटेनर ए में, इसमें जो पानी डाला गया है कंटेनर ए में, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। जो जो कंटेनर बी है, जो कंटेनर क्या है, बी है, इसको सी बी कहते हैं, इसको सी ए कहते हैं, ठीक है। इसमें वाटर का जो टेम्परेचर है, इसमें वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री सेल्सियस है। बात को पहले आप समझिए, बात को क्या करना है, समझना है। फर्स्ट कंटेनर में जो वाटर को स्टोर किया गया है, जो रखा गया है, उसका टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। एंड जो सेकंड कंटेनर है उसका जो, उसमें जो वाटर को स्टोर किया गया है या रखा गया है, उसका जो टेम्परेचर है वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ बात ये समझ में आएगा कि यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर डाउन है, और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा एज कंपेयर टू कंटेनर ए जो है वो ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, जब दोनों कंटेनर को सेम हीट से, दोनों कंटेनर को जब सेम हीट से गर्म करेंगे, इस कंटेनर को भी और दोनों कंटेनर को एक ही हीट से गर्म करेंगे, तो होगा क्या, इसका तापमान 27 है। जब इसको हम हीट करना शुरू करेंगे तो तापमान इसका धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, इसका तापमान धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 27 से 28 जाएगा, 29 जाएगा, 30 जाएगा। और ये पानी जो है ये बॉयल होने में कितना तक जाना पड़ेगा, तो इसको बॉयल होने के लिए, इस पानी को बॉयल होने के लिए, या फिर बोल सकते हैं वेपर में बदलने के लिए, इस पानी को कितना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग को चाहिए। तो 27 है तो मेरे पास कितना घट रहा है, तापमान इसको हम लोग 73 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो ये पानी बॉयल या वेपोराइज होना क्या होगा, शुरू होगा। इसका तापमान हम लोग का है 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40 से 41 जाएगा, 42 जाएगा, और ये आपका 100 तक पहुंचेगा। ये भी पानी बॉयल होगा या फिर हम कह सकते हैं वेपोराइज होगा। इसको कितना डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा, तो आप कहिएगा कि 60 डिग्री तक। अब देखिए दोनों में क्या हो रहा है, इसको 73 डिग्री सेल्सियस और तापमान देंगे तब ये कहीं जाके वेपोराइज हुआ। इसको 60 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो ये आपका वेपोराइज या बॉयल हो जाएगा। इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो वो देखा जा रहा है 73 और 60 में जो है, इन दोनों में लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तापमान का क्या है, डिफरेंस है। कितना डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, 13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पानी का तापमान कम था, जिस वाटर का तापमान क्या था, कम था, उसको हमको ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, तब ये पानी कहीं जाके वेपोराइज या बॉयल होगा। जिस पानी का तापमान पहले से ज्यादा था, उस पानी को हमको कम टेम्परेचर या कम तापमान देने के बाद ये बॉयल हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जब किसी भी चीज का तापमान यदि कम रहेगा तो वेपोराइजेशन भी क्या होगा, जल्दी नहीं होगा, लेट से होगा। वेपोराइज क्या होगा, लेट से होगा। ये पानी लेट से वेपोराइज करेगा, ये पानी जो है वो क्या होगा, लेट से वेपोराइज करेगा, लेट से क्या होगा, वेपर में चेंज होगा। और ये जो पानी है आपका वो जल्दी, ये पानी जो है आपका जल्दी वेपोराइज करेगा। क्यों, क्योंकि इस पानी का टेम्परेचर
पहले से बढ़ा हुआ था और इस पानी का टेम्परेचर पहले से डाउन था, तो जिसका टेम्परेचर पहले से डाउन था उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। मतलब हुआ क्या कि ये वेपोराइज लेट से करेगा या बॉयल ये लेट से करेगा और ये जल्दी करेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि तापमान घटने और बढ़ने से वाष्पीकरण का दर भी घट जाता है और बढ़ने से वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया कि तापमान सब इंक्रीज करेगा, वेपोराइजेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर जब डाउन होगा तो वेपोराइजेशन भी डाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, 4 कारक हैं, जिनमें से हम 2 कारक को आसानी से समझ लिए। अब तीसरा कारक हम देखेंगे। तीसरा कारक को हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा कारक जो है आपका, वो है आपका वायु की गति। वायु की गति, ये है आपका वायु की गति यानी स्पीड ऑफ एयर। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर, हवा की गति। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, सेम यहाँ पर भी क्या है? वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज बता दें। जो चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप नोट्स को आराम से चैप्टर वाइज आराम से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? वायु की गति। तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है? सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब वायु की गति बढ़ जाएगा, जब स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज करे, जब क्या हो? जब स्पीड ऑफ एयर यानी हवा की गति जब बढ़ जाएगा, जब हवा की गति क्या हो? बढ़ जाएगा, तो वेपोराइजेशन जो है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी वेपोराइज जल्दी करेगा। वेपोराइज क्या होगा? जल्दी होगा। सिमिलरली जब स्पीड ऑफ एयर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा यानी डाउन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वेपोराइजेशन भी आपका डाउन चला जाएगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 चीज जो है ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं? हम ये देखेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमको ये दोनों एग्जाम्पल को समझना है। मान लीजिए आपका कोई भी कपड़ा जो है वो भीग गया। कपड़ा जो है आपका भीगा हुआ है। कपड़ा क्या है? भीगा हुआ है, ठीक है। कपड़ा क्या है? भीगा हुआ है। इतना तो बात समझ में आ गया कि मान लीजिए कपड़ा भीगा हुआ है। एक ही जैसा कपड़ा को क्या करिए? भिगा दीजिए। भिगाने के बाद आपको क्या करना है? एक कपड़ा को ऐसे जगह फैलाइए, एक कपड़ा को ऐसे जगह आप फैलाइए जहाँ पे हवा का जो है गति कम है। हवा का गति जो है वहाँ पे कम है, यानी उस रूम में हवा प्रवेश नहीं करता। या हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा रूम में फैलाइए जहाँ पे फैन वगैरह चल रहा हो। मान लीजिए जहाँ पे फैन वगैरह चलेगा, जहाँ पे क्या हो? फैन वगैरह चले। यहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, यहाँ पे फैन मान लीजिए चल रहा है। तो जिस जगह फैन चलेगा वहाँ पे स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगा तो ये जो क्लॉथ है आपका वो क्या होगा? जल्दी ड्राई करेगा। ये कपड़ा आपका जल्दी सूख जाएगा। ये कपड़ा क्या होगा? जल्दी सूखेगा। जहाँ पे एयर कम है, जहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे जो आपका कपड़ा रहेगा यानी क्लॉथ रहेगा वो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लेगा, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम लेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लेगा ड्राई होने में, ठीक है।
इसमें मोर टाइम लेगा, ज्यादा समय लेगा, मोर टाइम टू ड्राई द क्लॉथ, यानी कपड़ा को सूखने में ज्यादा समय लगेगा। इसमें जिसमें स्पीड ऑफ एयर कम है। या फिर यदि इस एग्जाम्पल से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान के चलिए कभी काल आप सफर करते हैं, क्या करते हैं, सफर करते हैं, या आप जर्नी में रहते हैं और किसी कारणवश बारिश होने से आप यदि भीग जाते हैं और अपना सफर को कंटिन्यू रखते हैं, आप बाइक को चलाते रहते हैं उसी भीगा हुआ कपड़ा को पहनकर, तो आप देखे होंगे कि जब वायु का गति ज्यादा रहता है, जब बाइक इंसान चलाता है, कोई आदमी बाइक चलाएगा तो वायु क्या आएगा, वायु उसको ज्यादा महसूस होगा, एयर स्पीड ऑफ एयर उसको ज्यादा फील होगा। उस केस में उस आदमी का कपड़ा जो है वो ड्राई जल्दी कर जाएगा, कपड़ा उसका क्या होगा, जल्दी ड्राई कर जाएगा। और यदि कोई इंसान भीग गया है और वो गाड़ी को चलाने छोड़ दिया, मान लीजिए बाइक को वो चलाने क्या किया, बाइक को चलाने छोड़ दिया है, यहाँ पे मान लीजिए बाइक को वो क्या कर रहा है, चला रहा है, ठीक किया वो मतलब वो चला रहा है, तो कपड़ा उसका क्या होगा, जल्दी जल्दी उसका ड्राई करे होगा यानी सूखेगा। इसमें जो है उसका क्लॉथ जो है वो लेट से सूखेगा, लेट से ड्राई होगा। इसमें जब कोई इंसान भीग गया और भीग जाने के बाद वो अपना जर्नी को रोक दिया, तो रोक देने से क्या होगा, उसको वायु का गति कम मिलेगा और जो उस गाड़ी को चलाता रहेगा तो उसको क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। या फिर आप कोई बस वगैरह में यात्री कर रहे हैं और आपका कपड़ा को भीगा हुआ है, उस कपड़े को खिड़की के साइड जो है फैला दीजिए या उसको बांध दीजिए, तो हवा से वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और जो कपड़ा आपका अंदर रहेगा जिसमें हवा कम पहुंचेगा, तो वहां पे आप देखिएगा कि वो कपड़ा जो है वो धीरे धीरे सूखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वाष्पीकरण का दर जो है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया हो। जैसे कि आप बता दिए थे आपको कि स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज करेगा तो वेपोराइजेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, स्पीड ऑफ एयर डिक्रीज करेगा तो वेपोराइजेशन भी आपका डिक्रीज करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी और लास्ट पॉइंट जो है इस टॉपिक का वो आपका है आर्द्रता में कमी। आखिरी पॉइंट आपका क्या है, आर्द्रता में कमी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में तीसरा यानी चौथा पॉइंट जो है वो आपका क्या है, आर्द्रता में कमी। ठीक है, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी का मतलब क्या हो गया, आर्द्रता में कमी का मतलब हो गया नमी। आर्द्रता मतलब क्या हो गया आपका, नमी। मान के चलिए जब नमी बढ़ेगा, जब क्या बढ़ेगा, नमी बढ़ेगा मतलब पानी की मात्रा बढ़ना। नमी बढ़ना मतलब पानी की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, जब आर्द्रता बढ़ेगा तो नमी बढ़ेगा। ठीक है, आर्द्रता किससे रिलेटेड है, नमी से है। नमी बढ़ जाए जब आर्द्रता बढ़ेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब क्या बढ़ जाए, आर्द्रता। जब आर्द्रता बढ़ेगा तो नमी बढ़ेगा, और जब नमी बढ़ेगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, और जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगा तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि वो भीग जाएगा, और जब भीग जाएगा तो वो वेपोराइज लेट से होगा, वो वेपर में लेट से बदलेगा, है कि नहीं। तो नमी बढ़ने से वेपोराइजेशन जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। वेपोराइजेशन क्या होगा, घट जाएगा। जब आर्द्रता डाउन चला जाए, जब आर्द्रता क्या हो, घट जाए, आर्द्रता जब घट जाएगा तो नमी घट जाएगा, और नमी घटेगा तो पानी की मात्रा घटेगा, और पानी की मात्रा जब घट जाएगा मतलब वो क्या होगा, सूखा जैसा हो जाएगा। और जब सूखा हुआ चीज रहेगा तो वो चीज आपका जो है
वो जल्दी जल्दी वेपोराइज करेगा। इस केस में वेपर जो है वो आपका वेपर जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। इस केस में वेपर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये आपको समझ में आ गया। जो चीज का आर्द्रता बढ़ जाएगा यानी नमी बढ़ेगा, नमी बढ़ेगा मतलब पानी की मात्रा बढ़ेगा, और पानी की मात्रा बढ़ेगा तो वेपोराइज धीरे धीरे होगा, वो सूखेगा लेट से। सूखेगा क्या, लेट से। जैसे आप लोग जानते होंगे जब बरसात का दिन रहता है, कैसा दिन रहता है, बरसात का, तो कपड़ा जो है वो लेट से भी सूखता है। कपड़ा क्या होगा, लेट से सूखेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बरसात के दिन में नमी की मात्रा ज्यादा होता है। बरसात में क्या होगा, नमी ज्यादा होगा, और जब नमी ज्यादा होगा तो कपड़ा का वेपोराइजेशन, कपड़ा का सूखना, यानी जो कपड़ा में पानी की मात्रा है वो वाष्प में बदलेगा लेट से, तभी तो कपड़ा सूखेगा। कपड़ा कैसे सूखता है, कपड़ा भीगा हुआ रहता है, उसमें पानी की मात्रा रहता है, उसमें धूप पड़ता है, हवा पड़ता है, तो वो पानी की मात्रा वाष्प में बदल जाता है, वो लिक्विड से वाष्प में चला जाता है और कपड़ा धीरे धीरे सूख जाता है। जैसे गर्मी का दिन रहेगा तो गर्मी के दिन में नमी तो दूर की बात है, ये तो मान के चलिए लू चलता है, गर्म हवा चलेगा, तो गर्मी के दिन में आर्द्रता तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, ये तो गर्म हवा चलेगा, और ये कपड़ा क्या होगा, गर्मी के दिन में जल्दी सूख जाएगा। क्या होगा आपका, जल्दी सूख जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो चीज आप लोग आसानी से समझ गए। वाष्पीकरण क्या था तो आप लोगों को बता दिए थे। वाष्पीकरण किसको कहते हैं, जब कोई भी द्रव को गर्म करते हैं और जब वह भाप में बदल जाता है यानी गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्पीकरण बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें से अब हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास ठोस है, हम लोगों के पास क्या है, ठोस। ठीक है, ठोस है, ये मान लीजिए आपका द्रव है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, गैस है। यानी पदार्थ का मुख्य 3 अवस्था है। ये क्या है, कुल मिला के पदार्थ का 3 अवस्था है। ऐसी कुल अवस्था पूछा जाए तो कितनी है, कुल अवस्था पूछा जाए तो 4 है, 4 बोलते हैं, 5 है। और मुख्य अवस्था पूछा जाए तो ये आपका मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के यहाँ पे कितना प्रक्रिया हो रहा है, कुल मिला के आपका जो है, कुल मिला के 6 प्रक्रिया हो रहा है। कितने प्रक्रिया हो रहा है, 6 प्रक्रिया। कौन कौन सा प्रक्रिया हो रहा है, जब आपका ठोस किस में बदल जाए, द्रव में। ठोस जब द्रव में बदल जाएगा तो हम बोलेंगे संगलन। क्या बोलेंगे, संगलन। ठोस जब किस में बदल जाए, द्रव में, तब इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे संगलन। जब कोई भी द्रव पदार्थ आपका ठोस में चला जाए तो हम इसको बोलेंगे जमना, यानी जम गया, जिसको हम बर्फ कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी द्रव पदार्थ किसमें बदल जाए, गैस में, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, वाष्पीकरण। जब कोई भी गैस द्रव में चल जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संघनन। संघनन, ये प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन। जब कोई भी चीज ठोस से सीधा गैस में चला जाए, ठोस से सीधा गैस में चला जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वापातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। जब कोई भी गैस पदार्थ
सीधा द्रव में ना आकर किस में चला जाए, ठोस में चला जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे हम? निक्षेपण। ठीक है, इस चीज को हम आसानी से समझेंगे। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि संगलन क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? यदि पूछ दिया जाए कि संगलन क्या है, तो हम कहेंगे कि संगलन उसको कहते हैं जब कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में चला जाता है। ठोस पदार्थ किस में चला जा रहा है? द्रव में चल जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। जब ठोस किस में चला जाए? जब ठोस पदार्थ किसमें बदल जाए? द्रव में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संगलन। और कोई भी ठोस द्रव में क्यों जाएगा? यहाँ सवाल पैदा होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है वो द्रव में कब जाएगा? तो ठोस द्रव में कब जाएगा? बताइए, ठोस द्रव में कब जाएगा? जब हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, तो यह पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था को बदल देगा और ठोस से किस में आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ठोस को द्रव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा कि उसको जो है हीट देना पड़ेगा। जब ठोस मटेरियल को हीट देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्या होगा? वो लिक्विड में चेंज होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि जब कोई द्रव है और उसको हम ठोस में लाना चाहते हैं, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? तापमान देना पड़ेगा या तापमान उससे खींच के निकालना पड़ेगा? तो आप कहिएगा कि द्रव को ठोस में लाना है। द्रव को किस में लाना है भाई साहब? ठोस में लाना है। द्रव को किस में लाना है? ठोस में। कैसे आएगा? तो आप कहिएगा कि इसको ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठंडा। जब इस द्रव को ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने से द्रव का जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, जो इसका कण रहेगा, वो एक दूसरे के करीब आएगा। और करीब आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये द्रव जो है बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो जाएगा, यानी स्पर्श में हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि ये ठोस में चला गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्रव पदार्थ को यदि हम ठोस पदार्थ में लाना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको जो है आपको ठंडा करना पड़ेगा, यानी तापमान जो रहेगा उसको निकालना पड़ेगा। तापमान क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इसका जो तापमान है, यदि हम खींच के निकाल लें या इस द्रव को हम फ्रीज में रख दें, तो फ्रीज क्या करेगा? इस द्रव का जो तापमान रहेगा उसको एब्जॉर्ब करके इसको निकाल देगा बाहर। और बाहर जब इसका तापमान को खींच के बाहर निकाल देगा, तो ठंडा में कोई भी चीज क्या है? सिकुड़ता है। आप लोग को पता होगा कि जब ठंडा का मौसम रहेगा तो आदमी सिकुड़ के बैठता है। उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडा होने से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब जाना चाहता है। ठंडा होने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के होना चाहता है? करीब होना चाहता है, जिसके कारण ये द्रव से ठोस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? द्रव से ठोस में चला जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। ये 2 पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए। जमना भी हो गया कि द्रव को यदि और ठंडा कर दिया जाए, यानी और तापमान निकाल लिया जाए, तो द्रव पदार्थ ठोस में चला जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जमना, यानी बर्फ बन जाएगा। जब फ्रीज में पानी को रखते हैं और लाइट क्या होता है? ज़्यादा रहता है, वोल्टेज ठीक ठाक रहता है, तो पानी जो है वो 10-12 घंटे के अंदर वो पानी जब पहले ज़्यादा ठंडा होता है, और ज़्यादा ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे और ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो बर्फ बन जाता है।
और जब बर्फ बन जाता है तो इसी को हम कहते हैं कि ये ठोस में चला गया। इसमें चला गया? ठोस में। तो द्रव से ठोस में बदलना ही क्या कहलाएगा? जमना। आप इसको लिख सकते हैं, द्रव से ठोस में बदलना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? कहलाएगा जमना। जमना, लोग जो जमाता है ना वो नहीं, ये जम रहा, ये बर्फ जम रहा है, वो हीरोगिरी वाला जमना नहीं। ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड हम लोग देखेंगे संघनन। थर्ड प्रक्रिया क्या देखेंगे हम लोग? संघनन को देखेंगे। संघनन को देखते हैं। थर्ड प्रक्रिया हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? संघनन। कंडेंसेट, कंडेंसेट बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस कब होगा? वह प्रक्रिया या वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी गैस पदार्थ द्रव में बदल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। ठीक है। जब कोई भी गैस पदार्थ द्रव में बदल जाए, किसमें बदल जाए? द्रव में बदल जाए तो इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि संघनन हुआ। क्या हुआ भाई साहब? संघनन हुआ। संघनन कैसे हुआ? गैस पदार्थ द्रव में कब जाता है? सवाल पैदा हो रहा है कि गैस द्रव में क्यों जाएगा? तो इसलिए जाएगा, गैस का तापमान ज्यादा रहता है। गैस का तापमान कितना रहेगा? गैस का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। गैस का टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है। हम लोग को द्रव में लाना है। हमको किस में लाना है? द्रव में। और द्रव का टेम्परेचर जो रहेगा वो कम रहेगा। इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अब बोलिए, इसका नेचर है कि टेम्परेचर ज्यादा है और इसका नेचर है कि टेम्परेचर कम है। हमको इसमें लाना है तो आप ही बताइए क्या करना पड़ेगा? इस गुण में लाना है तो इसका गुण क्या है? तापमान कम। तो इसका तापमान को खींचना पड़ेगा। इसका तापमान को खींच के कम करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? जितना तापमान इस द्रव का है। जब इस गैस का टेम्परेचर को हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और जब ऐसा होगा कि द्रव का तापमान जितना था उस तापमान के बराबर जब आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि गैस जो है वो द्रव में बदल गया। और यही प्रक्रिया जो है आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं, और ये संघनन प्रक्रिया जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बादल बनता है, बादल तो आप जरूर सुने होंगे, बारिश होने से पहले बादल बनता है, और जब बादल बन जाएगा तो बारिश कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो बादल बनने में यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बादल को बनने में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो पहला प्रक्रिया जो है आपका वो ये आपका वाष्पीकरण है, जो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा प्रक्रिया जो है आपका वो संघनन है। यानी बादल बनने में दो प्रक्रिया का इम्पोर्टेंट रोल है। वो फर्स्ट है वो आपका वाष्पीकरण है, और सेकेंड जो है वो आपका संघनन है। ये दोनों प्रक्रिया मिलके बादल का निर्माण करता है। आप लोग कहिएगा कि ये कैसे होता है, तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये कैसे होगा। जब मेरा नदी तालाब में पानी रहता है, नदी तालाब झरना कुआं चाहे पानी का कोई भी अन्य स्रोत, जब उसमें लबालब पानी भरा हो या आधा अधूरा भी पानी हो, और जब उसमें हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, किसका प्रकाश पड़ता है? सूर्य का प्रकाश, यानी धूप पड़ता है। धूप पड़ने से ये पानी धीरे धीरे क्या होगा? गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये पानी ही जो है वो हल्का हो जाता है। ये भी
कॉन्सेप्ट जो है वो आप याद रख सकते हैं। क्या? कि किसी भी चीज को गर्म करने से हल्का हो जाता है, और जब वो हल्का हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, तो उसका प्रेशर जो रहता है वो डाउन हो जाता है। प्रेशर क्या होगा उसका? कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर जब कम होगा तो कोई भी चीज यहाँ पे पृथ्वी पे टिक नहीं पाएगा। क्यों? प्रेशर कम रहेगा तो ये पृथ्वी पर रहना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर का प्रेशर जो है वो लगभग 1 बार होता है, और जब 1 बार से किसी का प्रेशर डाउन हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर और तापमान जो है वो लगातार घटता है। प्रेशर और तापमान जो है वो लगातार घटता है। आप लोग पढ़े होंगे कि लगभग 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का फर्क पड़ जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई जैसे हम लोग बढ़ेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? डाउन हो जाएगा, यानी घट जाएगा। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। जब इसमें सूर्य का प्रकाश झील, झरने, नदी, तालाब, समुद्र में पड़ता है तो पड़ने के बाद जो है ये पानी गर्म हो जाता है, और पानी जैसे जैसे गर्म होगा ये ऊपर की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि इसका प्रेशर घट गया है। प्रेशर घट गया है, तापमान बढ़ गया है। तापमान बढ़ जाने से ये पानी वाष्पीकरण में भी बदलना चाहेगा। प्रेशर कम होने से ये पानी ऊपर भी जाना चाहेगा, और पानी जो है वो ऊपर जाएगा। किस रूप में जाएगा? तो आप कहिएगा कि गैस के रूप में जाएगा। किसके रूप में? गैस के रूप में। ये पानी पूरा ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे उस जगह में चला जाएगा जहां पे तापमान और प्रेशर क्या है? बिल्कुल कम है। जब यही वाष्पीकरण, यही भाप जब ऊपर की ओर जाएगा, जब तापमान कम हो जाएगा जिस जगह में, वही गैस धीरे धीरे लिक्विड बन जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। तो जब पानी गर्म हुआ तो वाष्पीकरण से, पानी गर्म हुआ तो वाष्पीकरण से पानी भाप बन के ऊपर की ओर गया। ऊपर जाते जाते एक स्थिति ऐसा आया कि वहां का तापमान जो है वो बहुत डाउन चला गया। अब वो गैस फॉर्म में जो था, जो पानी का पार्टिकल्स जो गैस फॉर्म में था, वो धीरे धीरे आपका किस में चला जाएगा? वो लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड जो है वो ड्रॉप बन जाएगा। लिक्विड का ड्रॉप बन जाएगा, यानी बूंद बन जाएगा, और वो बहुत सारा बूंद धीरे धीरे मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और आपका बादल का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? आपका बादल। बादल जब बन जाएगा तो बादल का वजन कितना भारी हो जाएगा? बादल बन जाने के बाद उसका वजन जो है वो भारी हो जाएगा। बादल उस पानी के वजन को रोक नहीं पाएगा, जिसके कारण फिर वो बादल जो है वो वर्षा में बदल जाएगा। किसी न किसी जगह में, किसी न किसी शहर में या गांव में बारिश होगा, और बारिश फिर वो पानी आपका नीचे चला जाएगा, और ये प्रक्रिया जो चलते रहता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, जल चक्र। क्या कहेंगे इसको? जल चक्र क्या है? एक शब्द में आप समझ सकते हैं। नदी, तालाब, झरना का जो पानी रहता है वो सूर्य का प्रकाश पड़ने से बादल बनना, और बादल बनने से फिर पृथ्वी पर आना, ये प्रक्रिया पूरा एक कंप्लीट साइकिल में चलता है, और इसी को हम वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि संघनन और वाष्पीकरण दोनों बादल के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। यदि वाष्पीकरण नहीं होगा तो भी बादल नहीं बनेगा। यदि संघनन भी नहीं होगा तो भी ड्रॉपलेट जमा नहीं होगा। ड्रॉपलेट जमा नहीं होगा तो बादल नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट जो है वो आपका ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट क्या है आपका? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है वो थोड़ा सा इन सब प्रक्रियाओं से अलग है। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी सॉलिड मटेरियल क्या होगा? सीधा द्रव में ना बदलकर, सीधा द्रव में ना बदलकर किसमें बदल रहा है भाई साहब? सीधा सीधी
गैस में बदल रहा है। ठोस पदार्थ दरों में ना बदलकर, यहाँ हम लिख देते हैं, ठोस पदार्थ दरों में ना बदलकर किस में बदल रहा है? गैस में। दरों में, ठोस पदार्थ दरों में ना बदलकर गैस में यदि बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या हम फिर इसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब हो गया ऊर्ध्वपातन। ठीक है। कोई भी ठोस पदार्थ दरों में ना बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है तो इस पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, जैसे में क्या है आपका? कपूर।